से विधायक हैं, खाली जो 9 मंत्री, जिन्होंने 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, उनके नाम तक सामने आए हैं। तो अब बाकी के विधायक कौन कौन हैं, उसकी लिस्ट हालांकि उन्होंने राज्यपाल को सौंपी है, लेकिन लिस्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। किन किन के नाम है, हालांकि शरद पवार का ये कहना है कि जो तमाम विधायक हैं वो उनके संपर्क में हैं और अजीत पवार जो दावा कर रहे हैं वो गलत है। तो किसके दावे में सच्चाई है, कौन सही कह रहा है, ये थोड़ी देर में साफ हो पाएगा जब अजीत पवार जो है वो सारे पत्ते अपने खोलेंगे। और यहाँ पर शरद पवार क्या बोलते हैं वो देखना भी काफी अहम होने वाला है। दिवाकर, ये 4 नेताओं के बागी होने भर का मामला नहीं है, क्योंकि बीते साल ही हमने वो पूरा प्रकरण देखा है, कैसे संवैधानिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी उद्धव ठाकरे वक्त के हिसाब से कमजोर पड़ते गए और वो अकेले बचे अपनी पार्टी में। हालांकि और विधायक है, अकेले मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मजबूती जिन चेहरों से थी वो उनका साथ छोड़ चुके हैं। क्या शरद पवार का हश्र भी उद्धव ठाकरे जैसा होगा? क्योंकि मैं इस बात को अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं कि क्या शरद पवार इस तरीके से हो जाएंगे कि वो अपनी पार्टी नहीं बचा पाएंगे। दिवाकर, देखिए रीमा, जो नेता शरद पवार को छोड़कर गए हैं, हाँ। उसमें छगन भुजबल शरद पवार के बेहद करीबी, दिलीप वलसे पाटिल को गृह मंत्री बनाया गया। जी दिवाकर, बोलिए आप। कहाँ आ गए? आमतौर पर दिलीप वलसे पाटिल जो है उन्हें गृह मंत्री कब बनाया गया था, जब अनिल देशमुख पर कई बड़े आरोप लगे थे। दिलीप वलसे पाटिल भी बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा कई और नेता, अनिल भाईदास पाटिल जिसका नाम है, वो शरद पवार के बेहद करीबी रहे हैं। शरद पवार से जब भी मुंबई आते रहे हैं, मुलाकात करते रहे हैं, बिना मुलाकात करते वो जाते नहीं है। तो ऐसे में ये इतने करीबी नेता को तोड़ने में अजीत पवार को सफलता कैसे मिली, इसके पीछे वजह क्या रही, क्यों ये नेता अजीत पवार के साथ जाकर खड़े हो गए? तो जाहिर तौर पर इस पर अब शरद पवार को मंथन करना है। शरद पवार को कभी उम्मीद भी नहीं थी कि जो है इस तरह से उन्हें झटका लगेगा। उनके बेहद करीबी जो नेता हैं वो इस तरह से जो है उन्हें धोखा देकर जो है साफ तौर पर अजीत पवार के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो शरद पवार के सामने मुसीबतें बहुत बड़ी हैं। अब ऐसे में अगर 40 विधायक जो है अजीत पवार के साथ हैं, तो 13 जो विधायक बचते हैं उनको कैसे जोड़ के रखा जाए। उद्धव गुट की तरह एक एक करके वो भी ना उन्हें छोड़कर चले जाएं, ये भी शरद पवार को देखना जुड़ा होगा, हुआ है। समझना दिवाकर, होगा। ये सवाल भी अहम है कि उद्धव ठाकरे के वक्त में उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं और अहम चेहरों ने, खासकर शिंदे ने ये कहा कि बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा है उसे फॉलो नहीं किया जा रहा, इसलिए हम नाराज हैं। एनसीपी तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ में रही है, तमाम उठापटक के बीच में विपक्षी राजनीति ही की है शरद पवार ने। अब इनसे किस बात की नाराजगी है इन तमाम चेहरों को? देखिए, साफ तौर पर अजीत पवार की नाराजगी तो समझी जा सकती है रीमा, क्योंकि 10 जून को जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था एनसीपी का, जहां पर सुप्रिया सुले को और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था और अजीत पवार को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। हालांकि उस दौरान अजीत पवार ने कहा था कि उन्हें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन 2 दिनों बाद अजीत पवार का एक दर्द वाला बयान सामने आता है कि उन्हें अब विरोधी पक्ष नेता नहीं बनना है, उन्हें पार्टी में कुछ बड़ी जिम्मेदारी चाहिए। और इसी विचार को लेकर कल अजीत पवार के बंगले पर बैठक भी हुई थी, जिसमें सुप्रिया सुले भी शामिल हुई थी, प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हुए थे, तमाम अन्य बड़े जो नेता जो अजीत पवार के साथ गए हैं वो भी शामिल हुए थे। लेकिन सुप्रिया सुले को इसका अंदाजा भी नहीं लगा कि बैठक खत्म होते ही अजीत पवार इस तरह का राजनीतिक खेल खेल जाएंगे कि पार्टी टूट जाएगी। वहां से बैठक के बाद सीधा राजभवन पहुंचते हैं अजीत पवार और साथ ही साथ प्रफुल्ल पटेल की बात, प्रफुल्ल पटेल ने जिस तरह से शरद पवार का साथ छोड़ा है, शरद पवार को उसकी उम्मीद भी नहीं रही होगी, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल एक ऐसे शख्स है जो शरद पवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की बात हो या महाराष्ट्र की बात हो। तो ऐसे में प्रफुल्ल पटेल ने ऐसा क्यों किया, ये भी शरद पवार को कहीं न कहीं सोचना समझना होगा कि प्रफुल्ल पटेल को उन्होंने यही बात ज्यादा चुभ रही है शरद पवार को, प्रफुल्ल पटेल का जाना, क्योंकि अजीत पवार के बारे में उनको पहले से मालूम है। यही वजह है कि बीते महीने जो बैठक हुई कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई। लेकिन मुझे अब आपसे ये भी जानना है कि शरद पवार ने अजीत पवार को लेकर क्यों नहीं डिसीजन लिया? वो तो उन्हें पता था कि वो पार्टी को मेरे साथ आगे लेकर नहीं जाएंगे, वो बागी तेवर कभी भी अपना सकते हैं। तो वक्त रहते शरद पवार ने उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया?
देखिए, शरद पवार को ये उम्मीद थी कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 जुलाई को शरद पवार ने इसी विचार के लिए एक बैठक बुलाई थी, सभी नेताओं की, सभी पदाधिकारियों की, सभी विधायकों की, सभी सांसदों की। एक बैठक 5 जुलाई को बुलाई थी, लेकिन शरद पवार की उम्मीद भी नहीं थी कि 5 जुलाई से पहले ही अजीत पवार कुछ ऐसा बड़ा कदम उठा लेंगे। हालांकि नाराजगी उनकी काफी दिनों से चल रही थी, तमाम खबरें आ रही थी, अजीत पवार लगातार डिनाई भी कर रहे थे। अभी भी अजीत पवार ये कह रहे हैं कि वो एनसीपी में है, कि उनके पास आंकड़ा ज्यादा है और एनसीपी का जो सिंबल है उसी पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब शरद पवार के सामने चुनौती ये है कि जैसे उद्धव गुट के साथ हुआ, सिंबल भी चला गया, पार्टी का नाम भी चला गया, तो ऐसे में अगर शरद पवार के साथ अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर शरद पवार के राजनीतिक कैरियर का एक तरह से अंत माना जाएगा। क्योंकि अगर वो अपनी पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम नहीं बचा पाते हैं तो फिर वही हाल होगा जो उद्धव गुट का इस वक्त हो रहा है। उनके पास न सिंबल है, फिलहाल नाम अलग मिला है। तो ऐसे में अब जहां उद्धव ठाकरे की जो स्थिति है वही स्थिति इस वक्त शरद पवार की है। हालांकि शरद पवार ये कहते नजर आए थे कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है वो समझ नहीं पाए, लेकिन अब जबकि शरद पवार की पार्टी में इतनी बड़ी टूट हुई है और उसी तरह से टूट हुई है जैसा कि शिवसेना में टूट हुई थी, तो इस पर शरद पवार क्या कहते हैं। अब जब कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं यहाँ कराट पर, तो क्या संबोधित करते हैं कार्यकर्ताओं को, क्या बात करते हैं, वो देखना काफी अहम होने वाला है। अच्छा, ये 17 की रैली से क्या मतलब, वहां से क्या जाहिर करना चाहते हैं? मैं बार बार अपने दर्शकों के सामने ये दोहरा रही हूँ कि आखिरी सच्चाई राजनीति की आंकड़ा है, विधायकों की संख्या है, सांसदों की संख्या है, इससे ही पार्टियां चलती है। शक्ति प्रदर्शन आप लाख कर लीजिए, कार्यकर्ताओं का हुजूम मौजूद कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आखिर 17 से क्या मैसेज देना है शरद पवार को? देखिए, कल आपको अगर एक बात याद होगी शरद पवार ने कहा कि वो न्यायालय नहीं जाएंगे। सुप्रिया सुले ने कहा कि वो न्यायालय इस मामले में नहीं जाएंगी, जैसा कि उद्धव गुट गया है। वो न्यायालय नहीं जाएंगी बल्कि जनता की अदालत में जाएंगे और जनता जो फैसला करेगी उसको वो मान्य करेंगे। और यही वजह है कि शरद पवार आज जब अपने पुणे के घर से निकले तो वहां पर भी कार्यकर्ता थे, जगह जगह पर 7 से 8 जगहों पर तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा थे जहां पर शरद पवार उनसे मिले हैं। अब ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर भी मौजूद हैं, नेता भी यहाँ पर उनके मौजूद हैं कई। अब उनके जरिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं? दरअसल ये कहना चाहते हैं कि अजीत पवार ने भले ही पार्टी तोड़ दी हो, लेकिन कार्यकर्ता जो हैं वो उनके साथ हैं और यही कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर तमाम चीजें बताएंगे और तमाम चीजों के साथ जनता का जो फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। दूसरी अहम चीज जो सिंबल और पार्टी के नाम की बात है, तो शरद पवार ये कहते रहे हैं और कल भी उन्होंने ये कहा कि वो दोनों उनका ही रहने वाला है। अजीत पवार चाहे जितना भी दावा कर लें, लेकिन फिलहाल ये चुनाव आयोग को डिसाइड करना है और बाकी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको डिसाइड करना है कि पार्टी किसकी है, सिंबल किसका है, कौन सा गुट लीगल है, कौन सा गुट इलीगल। शरद पवार की जो स्थिति इस वक्त हुई है, देश में कोई भी राजनीति का जानकार इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि क्या ये उनके मर्जी के, उनके जानकारी के बगैर हो गया है। कुछ लोग तो थक हार कर ये तक कह रहे हैं कि हो सकता है कि इंटरनली सपोर्ट भी हो अजीत पवार को, लेकिन अब इन सारी चीजों में क्या सच्चाई है ये तो हम वक्त पे छोड़ते हैं। लेकिन शरद पवार कोर्ट का रुख क्यों नहीं करना चाहते हैं? शरद पवार राहुल नार्वेकर जो कि विधानसभा स्पीकर है उनका रुख क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि जो संवैधानिक विकल्प है शरद पवार के पास, दिवाकर, वो यही सब विकल्प है। जनता के बीच जाने से सिर्फ आप समर्थन हासिल कर सकते हैं। उस पार्टी को बचाना जिसको आपने खून पसीने से सींचा है, शरद पवार ने सींचा है, अगर उसे बचाना है तो आपके पास विकल्प यही है दोनों। दिवाकर, देखिए रीमा, जो अगर वो विधानसभा अध्यक्ष के पास जाते हैं तो उसमें प्रक्रिया लंबी है, क्योंकि अगर विधानसभा अध्यक्ष के पास उनका पत्र जाएगा तो विधानसभा अध्यक्ष बाकायदा उस पर बैठेगा, दोनों गुटों को, विधायकों को अलग अलग करके बुलाया जाएगा, उनसे उनका बयान दर्ज होगा वहां पर। तस्वीरों के साथ एक बार फिर हम दर्शकों के सामने होंगे, बहुत छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं।